गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है ऋषिकेश दुबे और आज हम देखेंगे कि 25 जनवरी सोमवार के दिन इंडियन एक्सप्रेस में क्लैट और जीके के लिए मुझे क्या कुछ इंपॉर्टेंट लगा। आज के इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज़ छपी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाने जा रहा है। ये खबर एडवर्टीजमेंट के फॉर्म्स में और न्यूज़ के फॉर्म्स में अलग अलग पेजों में छपी हुई है। आज ही के दिन इलेक्शन कमीशन ई वोटर कार्ड या डिजिटल वोटर कार्ड को रिलीज करने जा रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोरोना के टाइम पे लोग कागज वगैरह छूने की कम प्रैक्टिस करते हैं और धीमे धीमे चीज़ों को डिजिटलाइज करने की प्रक्रिया चल रही है। उसी क्रम में इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स आईडी कार्ड को भी डिजिटल कर दिया है और आज से लोग अपने वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड की तरह से खुद प्रिंट कर पाएंगे और उसका प्रिंट आउट लेकर के उसे आईडी की तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे। आगे चलते हैं। अगली खबर है गवर्नेंस से रिलेटेड। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम, जिसे पीएम स्वनिधि स्कीम्स भी कहते हैं, उसे प्रधानमंत्री ने कोरोना के टाइम पे लॉन्च किया था। कोरोना के टाइम पे लॉन्च की गई ये स्कीम स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 तक का लोन प्रोवाइड करती थी, कोलेटरल फ्री, वो भी बहुत ही नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे। यूपी ने उस लोन के डिसबर्शन में टॉप किया है। वहीं पे बंगाल और केरला इस स्कीम्स में सबसे लोवेस्ट रैंकिंग में है डिसबर्शन में। इस स्कीम को प्रमोट करने में सबसे लोवेस्ट रैंकिंग में है। तो हमारे लिए यूपी और हमारे लिए ये सारी न्यूज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हैं। पीएम स्वनिधि स्कीम क्या है, ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स क्लैट के एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। आगे चलते हैं। लीगल नॉलेज से रिलेटेड फ्रंट पेज पे एक न्यूज़ छपी है जिसमें बात की गई है पॉस्को एक्ट की। आईपीसी की धारा में सेक्सुअल हैरेसमेंट या सेक्सुअल असॉल्ट या रेप को लेकर के चीज़ें परिभाषित की गई हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसकी परिभाषा में कुछ नई एडिशन करी है। वैसे ये डेली अपडेट्स है और ये हम जानते हैं कि हाई कोर्ट के जजमेंट की रिस्पेक्ट दी जाती है दूसरे हाई कोर्ट्स में, लेकिन उनके जजमेंट को या उनके वर्डिक्ट को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट या वर्डिक्ट की तरह से एडमिसिबल नहीं किया जाता है, यानी कि वो पॉयस नहीं माने जाते हैं और उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। तो पॉस्को के रिलेटेड उन्होंने कुछ डिसीजंस दिए जिसमें कि उन्होंने मॉलेस्टेशन या रेप को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया। पॉस्को क्या चीज़ है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है, तो इसके बारे में हम आगे आगे जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे उसके बारे में बात करते जाएंगे। पॉस्को की जहां तक बात है, पॉस्को का मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। ये एक्ट लाया गया था ताकि बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंस से प्रोटेक्शन मिल सके और सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के पुलिस बच्चों के खिलाफ होने वाले किसी भी सेक्सुअल हैरेसमेंट या सेक्सुअल एक्ट के अगेंस्ट में कार्रवाई कर सके। इस एक्ट के अंडर में कोई थर्ड पर्सन भी जिसकी जानकारी में न्यूज़ हो वो एक केस फाइल कर सकता है, वो एक एफआईआर फाइल कर सकता है पुलिस में या कोर्ट में जा करके, और उस पर सुनवाई हो सकती है और उस पर केस भी चल सकता है। आगे चलते हैं। अगला आर्टिकल है सी राजा मोहन का, जो कि एडिटोरियल की तरह से इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। सी राजा मोहन बात करते हैं एक न्यू नॉर्मल की। सी राजा मोहन वैसे तो नॉर्मली लिखते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, लेकिन इस बार उन्होंने इंटरनेशनल इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ बातें लिखी हैं। वो बात करते हैं कि किस तरीके से दावोस में होने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग को कोरोना की वजह से शिफ्ट करके सिंगापुर में किया जा रहा है। सिंगापुर की इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी डिजिटली वहां की सभा को संबोधित करेंगे। सी राजामोहन ये बात करते हैं कि किस तरीके से WEF के चीफ कैलाश श्वाब इस बात के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं कि हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी को रीसेट करने की जरूरत है। अब रीसेट का मतलब क्या है उनका? रीसेट से उनका मतलब ये है कि हमारी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से कैपिटलिस्टिक फॉर्म में चल रही है और कई सारे लोग कोरोना के आपदा की वजह से गरीबी के गर्त में चले गए हैं। ऐसा होने की वजह से बहुत सारे लोग केवल टॉप पोजीशन पे हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि केवल टॉप पोजीशन में हैं, जो कमाई की हैं इस कोरोना के दौरान में, और कई सारे लोग गरीबी की विपदा से झेल रहे हैं।
WEF के चीफ इस बात के लिए इंसिस्ट करते हैं कि ये वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। हमें इस तरह के पैटर्न से या इस तरह की इकोनॉमिक डेवलपमेंट से बचना चाहिए और हमें पैटर्न अपनाना चाहिए सोशलिज्म का। लेकिन सी राजा मोहन ये बात कहते हैं कि दुनिया में कई सारे ऐसे देश हैं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं, हमें इस तरह की रीसेट की क्या जरूरत है। लेकिन सी राजा मोहन कह रहे हैं कि हमें इस तरह की रीसेट की जरूरत नहीं है और सोशलिज्म जबरदस्ती थोपा नहीं जाना चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमी की अपनी एक गति है, एक साइकिल है जिस गति और साइकिल से वो चलता है। अगर उसमें एक तरीके की डिस्टरबेंस क्रिएट की जाएगी तो इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। ये सारी बातें ये आर्टिकल करता है और ये बात करता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी को किस तरीके से रिफॉर्म किया जा सकता है और ये बात करता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी को किस तरीके से रिफॉर्म किया जा सकता है। आर्टिकल को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए पढ़ा जा सकता है, ये एक अच्छा आर्टिकल है। इंडियन एक्सप्रेस में दूसरा एडिटोरियल है साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी ड्राफ्ट के बारे में। आर्टिकल बात कर रहा है कि किस तरीके से हमें ओपन साइंस को बढ़ावा देना चाहिए और क्यों हमें साइंस को पढ़ने के लिए किसी भी तरह के पेमेंट या सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं होनी चाहिए और ये एक फ्री प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पे कि हम खुल करके या दूसरे इंस्टीट्यूट्स के रिसर्च को पढ़ सकें। ये आर्टिकल बात कर रहा है कि किस तरीके से हम एक फ्रेमवर्क बना करके साइंटिस्ट और साइंस के पार्टिसिपेशन को आम जनता के लिए खोल सकते हैं, उसे फ्रीली एक्सेसिबल कर सकते हैं और रीयूजेबल बना सकते हैं अपने नॉलेजेस को। आर्टिकल में दूसरी बात बताई गई है कि किस तरीके से हम कोवैक्सीन के डेवलपमेंट को लेकर के उसके जो रिसर्च हैं, अलग अलग स्टेजेस पे होने वाले जो उसके अंडरगोइंग प्रोसेसेस हैं, फेज 3 के ट्रायल्स हैं, उसके रिजल्ट्स को हम किस तरीके से पब्लिक करके लोगों के बीच में एक अच्छी इमेज बना सकते हैं, वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक कर सकते हैं। उनके साथ ही साथ उस डाटा का इस्तेमाल हम किस तरीके से दूसरे साइंटिफिक कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए कर सकते हैं, इस तरह की बातें आर्टिकल कर रहा है। आर्टिकल ये भी बात करता है कि किस तरीके से साइंस से रिलेटेड डाटा यूजेस को हम फ्रीली अवेलेबल कर सकते हैं मेडिकल कंपनीज को लेकर के और उसकी इफेक्टिविटी हम बढ़ा सकते हैं। ये आर्टिकल ICMR से रिलेटेड ओपन एक्सेस रिपोजिटरी को खोलने की बात करता है और बात करता है कि किस तरीके से CSIR, और आर्टिकल ये भी कह रहा है कि किस तरीके से CSIR एक ओपन एक्सेस रिपोजिटरी को खोल करके दूसरे लोगों के लिए रिसर्च की सहूलतें मुहैया करा सकता है। आर्टिकल में साइंस से रिलेटेड टर्म्स हैं। फैक्चुअली ये आर्टिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कंसेप्चुअली एक बार इसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए पढ़ सकते हो। अगला आर्टिकल है एडिटोरियल का, जो कि बात करता है कि किस तरीके से मास्क पहनने का जो रूल है, उस रूल को लोग अलग अलग इंसिडेंट्स पे वायलेट कर रहे हैं। आर्टिकल बात करता है कि किस तरीके से हमने स्वच्छ भारत अभियान के तहत लोगों को खुले में शौच करने से रोक करके उनके बिहेवियरल चेंज में लाने तक का प्रबंध किया था। हमें कोरोना के मास्क को इस्तेमाल करने के लिए भी लोगों में बिहेवियरल चेंजेस लाने होंगे और मास्क पहनने की लोगों को आदत बनानी होगी। आर्टिकल में फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं है, इसे चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो। अगला एक इन्फोग्राफिक है जो कि इकोनॉमिक से रिलेटेड है। इन्फोग्राफिक बताता है कि दिसंबर में भारत में 19 IPOs लॉन्च किए गए जो कि लगभग $1.84 बिलियन के थे। IPOs का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर्स। इनिशियल पब्लिक ऑफर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जो किसी कंपनी के द्वारा पहली बार लॉन्च किए जाते हैं। ऐसे ऑफर्स लॉन्च किए जाने के बाद, ऐसे ऑफर्स जब पहली बार लॉन्च किए जाते हैं तो कंपनी अपने को पब्लिक करती है, लोगों के पैसे को शेयर्स में कन्वर्ट करके और उसका इस्तेमाल करके ग्रोथ हासिल करने की कोशिश करती है। ये एक तरीके के स्टार्टअप्स को पब्लिक करने की प्रक्रिया है। तो इस इन्फोग्राफिक में ये बताया गया है कि भारत में दिसंबर के क्वार्टर में 19 IPOs लॉन्च किए गए जो कि नंबर्स में काफ़ी ज़्यादा हैं और जिनकी वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा है, और लोग पब्लिक इन्वेस्टमेंट में ये देख करके कि भारत कोरोना से रिकवरी करने के प्रोसेस में है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं शेयर मार्केट्स में। अगला एडिटोरियल है इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड पेज से। पेज बात करता है कि किस तरीके से टेक जायंट्स गूगल और फेसबुक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ एक लीगल प्रपोजल को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो पब्लिकेशन कंपनीज हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर पब्लिकेशन कंपनीज या कोई आर्टिकल पब्लिकेशन कंपनीज,
वो टेक जायंट्स गूगल, फेसबुक से एक मुश्त राशि की मांग कर रही हैं जितनी बार उनके आर्टिकल्स फेसबुक या गूगल पर दिखाए जाएंगे। ये आर्टिकल इंडिया से रिलेटेड नहीं है, और अगर जो इंडिया से रिलेटेड ये आर्टिकल बाद में बनता भी है तो अभी बहुत ही प्राइमरी स्टेज में है, ग्रोइंग स्टेज में है। तो इसको लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा आर्टिकल हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस बात को जानने के लिए कि गूगल और फेसबुक किसी न्यूज़पेपर एजेंसी के साथ किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में है, किस तरह की बातें चल रही हैं, किस तरीके से उन्हें टैक्स वगैरह का डिवोल्यूशन करना है, क्या चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करनी है। इन सारी बातों को लेकर के अभी इतना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस आर्टिकल को अवॉइड कर सकते हो। अगला आर्टिकल है चाइना और ताइवान को लेकर के। जैसे ही बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं, उन्हें चाइना ने ताइवान के मसले पर टेस्ट करना शुरू कर दिया है। चाइना ने ताइवान में और उसके आसपास के सी रीजन्स में एक टेंशन क्रिएट करनी शुरू करी है, जिसको यूएस ने अपनी वारशिप भेज करके रिस्पॉन्ड किया है। पूरी न्यूज़ एक तरह के डेवलपमेंट न्यूज़ है जिसमें कुछ भी जानने के लिए नहीं है। अगर तुम्हें कुछ इंटरेस्टेड जानना भी है तो तुम ये जान सकते हो कि ताइवान और उसके आसपास के सीज कौन कौन से हैं, साउथ ईस्ट चाइना सी कहाँ पर है, साउथ चाइना सी कहाँ पर है, ताइवान कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें तुम देख सकते हो। थोड़ा सा मैप की इन्फॉर्मेशन, लोकेशन की इन्फॉर्मेशन तुम्हें होनी चाहिए, अदरवाइज इस आर्टिकल में कुछ भी नहीं है। अगला आर्टिकल है राम सेतु के बारे में। CSIR यानी कि काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओशनोग्राफी गोवा ने मिलकर के राम सेतु के बारे में, जिसे एडम ब्रिज या नाला सेतु भी कहते हैं, उसके बारे में स्टडी करने का फैसला किया है। ये सेतु तब बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आया था जब 2005 में यूपीए गवर्नमेंट ने सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल नाम के एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, जिसमें कि राम सेतु को काट करके एक पैसेज बनाया जाना था, जिससे कि कार्गो शिप्स को ले जाना ले आना रिलेटिवली आसान होता और ज़्यादा नज़दीक का रास्ता हम लोग इस्तेमाल कर पाते हिंद महासागर से अरब महासागर में जाने के लिए। इस न्यूज़ में भी कुछ जानने के जैसा नहीं है। CSIR और NIO के बारे में हमको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये कहा है कि हमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जैसे साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फॉलो करना चाहिए, उसकी भी पॉलिसी लानी चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है प्राइवेट कंपनीज जो कुछ भी मुनाफा कमा रही हैं उसको सोसाइटी को या एनवायरनमेंट को पे बैक करें, क्योंकि उसी से उन्होंने ये सारी चीज़ें कमाई हैं। कॉर्पोरेट्स अपनी टोटल कमाई का कुछ परसेंटेज सोसाइटी में और इन्वायरमेंट में इन्वेस्ट बैक करते हैं, उसका इस्तेमाल सोसाइटी को और इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए करते हैं। ठीक इसी तरीके से साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई आर्टिकल में, जिसमें साइंटिस्ट गवर्नमेंट से मिलने वाले सुविधाओं का या गवर्नमेंट से मिलने वाले जो फंडिंग्स हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। इस बारे में बात की गई है कि किस तरीके से साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की भी एक चीज होनी चाहिए, जिसमें साइंटिस्ट अपने द्वारा अवेल की गई बहुत सारी सुविधाएं, जानकारियां और रिसर्च पेपर्स सोसाइटी और एनवायरनमेंट के साथ शेयर करेंगे, उसको ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि साइंटिस्ट कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सोसाइटी और एनवायरनमेंट के प्रति वैसी ही है। आगे चलते हैं। पर्सन इन न्यूज या प्लेसेस इन न्यूज से रिलेटेड एक न्यूज आती है जिसमें इजिप्ट के लोग अपने तानाशाह होस्नी मुबारक के तानाशाही के खत्म होने पर तहरीर स्क्वायर पे जाकर के जश्न मनाया। हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि तहरीर स्क्वायर से ही अरब स्प्रिंग की शुरुआत होती है। ये कायरो में है, कायरो इजिप्ट की राजधानी है। तो ये था मेरी तरफ से आज का इंडियन एक्सप्रेस। थैंक यू।